हेलो बच्चों, मैं हूं आशीष और ये है मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वाला, जिसमें आज हम 9th क्लास के टॉपिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ से आपको पढ़ाने वाले हैं साइटोप्लाज्म, गोल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बाकी की जो पहले की वीडियो हैं आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और चलिए तो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, हमारा पहला टॉपिक है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को शुरू करते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है पहले जान लेते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में थोड़ा सा। अगर आप बच्चों देखते हैं कि एक सेल है, नॉर्मल सेल के बाहर जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर का जितना सब कुछ भी मिला जुला के जो भी कुछ होता है उसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। अगर आप यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हो तो उसमें प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस के बाहर का जो फ्लूइड है वो और उसके अंदर पड़े हुए सेल ऑर्गेनेलीज वो सब मिला करके होता है प्रोटोप्लाज्म। और अगर आप उसके अंदर से प्रोटोप्लाज्म माइनस यानी प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियस कर देते हैं, अगर आप प्रोटोप्लाज्म में से न्यूक्लियस को हटा देते हैं तो बचता है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जो हमारा मैट्रिक्स है वो न्यूक्लियस को छोड़कर होता है और उसमें बहुत सारी सेल ऑर्गेनेली यूकैरियोटिक सेल के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो पड़ी होती है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसी में डीएनए डायरेक्टली पड़ा होता है, यानी ये बात कर रहा होता है। हमारा डीएनए अलग से न्यूक्लियस के अंदर रहता है, जबकि बाकी की जो ऑर्गेनेली है वो बाहर न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में होती हैं। अगर हम साइटोप्लाज्म से सारी की सारी ऑर्गेनेली हटा लें तो जो फ्लूइड बचता है उसको कहते हैं साइटोसोल। ठीक है बच्चों। अब साइटोप्लाज्म का काम क्या होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स है ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि सेल के काम आने वाली होती हैं वो साइटोप्लाज्म में मिलती हैं। बाहर से कुछ भी सेल लेती है तो पहले वो साइटोप्लाज्म के अंदर जाता है, फिर वहाँ से वो यूज किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं अपनी वीडियो में साइटोप्लाज्म क्या होता है। तो साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का फ्लूइड कंटेंट होता है और इट आल्सो कंटेन्स मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेलीज। इसके अंदर बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज देखने को मिलती हैं। एंड इट इज अ लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल कंसिस्टिंग ऑफ ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड ग्रेनुलर सब्सटेंस, यानी कि ये एक ट्रांसपेरेंट सा और सेमी फ्लूइड ग्रेनुलर सब्सटेंस होता है। कुछ इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ दी गई हैं, आप देख सकते हैं कि इट इज अ फ्लूइड बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनेलीज एंड कंटेन वाटर। मोस्ट ज़्यादा अमाउंट में इसमें वाटर ही होता है। सॉल्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और इसका फंक्शन है मूवमेंट, यानी कि ये पूरा सेल के अंदर मूव करता रहता है। और ऐसा भी होता है प्लांट सेल में तो कि भाई प्लांट सेल एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं और उन कनेक्शंस को कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लांट सेल में एक सेल का साइटोप्लाज्म इधर से उधर भी चला जाता है। तो साइटोप्लाज्म का काम होता है मूवमेंट करना और इसके अंदर सेल ऑर्गेनेलीज भी पड़ी रहती हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में भी और यूकैरियोटिक सेल में भी, प्लांट में, एनिमल में, सब सेल्स में क्या देखने को मिलता है? साइटोप्लाज्म। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करने वाले हैं सेल ऑर्गेनेलीज की कि साइटोप्लाज्म में कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेली होती है। क्योंकि बच्चों हम यूकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं तो यूकैरियोटिक सेल की खास बात होती है कि यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज देखने को मिलती है ना। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक एक ऑर्गेनेली को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी को एक साथ डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इन दोनों का जो फंक्शन है वो इंटीग्रेटेड मैनर में देखने को मिलता है। तो पहले हम यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ने से पहले आपको कुछ बताएंगे कॉन्सेप्चुअल, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी के बीच में जो कनेक्शन है वो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। पहले हम देख लेते हैं सेल ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं। तो सेल ऑर्गेनेलीज बच्चों क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनेलीज आर टीनी सब माइक्रोस्कोपिक सबस्ट्रक्चर्स that are specialized to the perform specific function, and these organelles are bounded by a membrane to keep their content separate from the external environment। ठीक है बच्चों, तो सेल ऑर्गेनेलीज जो होती हैं वो सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनका अपना कुछ सबका फंक्शन होता है। जितनी भी होती हैं मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं छोड़ करके राइबोसोम को। तो ये ध्यान रखना, राइबोसोम एक नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली होता है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्या पॉइंट है? दिस इज द वन ऑफ द फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल एंड दस डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि इस तरह की मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली जो होती हैं वो केवल यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में देखने को नहीं मिलती हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको पढ़ने से पहले हम अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कर लेते हैं, तो आपको कुछ समझाते हैं। चलिए तो आपको दिखाते हैं नई वीडियो। तो बच्चों देखो, हम देखेंगे कि किस तरह से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो गोल्गी बॉडी के साथ मिलके किस तरह से काम करती है। इसमें न्यूक्लियस का क्या रोल होता है, राइबोसोम का क्या रोल होता है,
तो पहले तो आप देख सकते हैं कि हमने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है जो कि न्यूक्लियस का है, जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है उसका स्ट्रक्चर है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, इसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एंड इसके साथ ही आप ऊपर देख रहे होंगे कुछ स्ट्रक्चर जो जुड़ी हुई है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बिल्कुल साथ अटैच जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एक मेम्ब्रेन ही होती है, कोई ऐसा स्पेशल चीज नहीं होती। इट इज ए मेम्ब्रेन और ये बस अटैच होती है न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के बाहर की साइड में। कभी कभी किसी सेल के साइटोप्लाज्म में आपको नॉर्मली ये भी देखने को मिलेगा, ऐसे साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ और ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स पड़ी हुई मिलती हैं, जो ये क्या होती हैं, ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं, पर इनको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो यहां न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के साथ अटैच होती हैं उनको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ में क्या डिफरेंस होता है? अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इसलिए रफ कहते हैं क्योंकि इसकी जो बाहर वाली लेयर है, जो आप बाहर देख रहे हैं, इसके ऊपर यहां हमने नहीं बनाए हैं, यहां पर आप कुछ स्ट्रक्चर देख रहे होंगे जिनको बोलते हैं राइबोसोम्स। क्या बोलते हैं? राइबोसोम्स। तो यहां अगर ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर अगर आपको राइबोसोम लगे हुए दिखाई दे रहे हैं तो आपकी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी वो कैसी हो जाएगी बच्चों? रफ हो जाएगी। और अगर वो सेल के साइटोप्लाज्म में ऐसे ही मिल रही है तब उसके ऊपर राइबोसोम अटैच नहीं है तो उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। ठीक है बच्चों। अब होता क्या है, आप न्यूक्लियस के अंदर देख रहे होंगे ये एक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। और अंदर आप जो ग्रीन कलर के देख रहे हैं इनको बोलते हैं क्रोमेटिन फाइबर, यानी ये DNA और प्रोटीन का मिक्सचर है। इसमें मेन पार्ट जो काम का है वो DNA है। ये क्रोमेटिन फाइबर न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, है ना। एंड ये जो आप देख रहे हैं ये गोल्गी बॉडी है। ये गोल्गी बॉडी जो होती है ये भी मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेनस है, मेम्ब्रेन्स की बनी हुई है, जो कि आपको न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के साथ ही बिल्कुल अटैच मिलती है। ठीक है। तो इसके कुछ पार्ट होते हैं। इसका जो इधर वाला सरफेस है जो ये देख रहे हैं इसको बोलते हैं सिस, और जो दूसरे वाली साइड है इसकी ये वाली, इसको बोलते हैं ट्रांस। ठीक है। और आप कुछ थैलियां जैसा देख रहे होंगे यहां, इनको बोलते हैं वेसाइकल्स। अब बच्चों प्रोसेस क्या है, किस तरह से न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, ये सब चीजें किस तरह से आपस में अटैच रहती हैं, इनका आपस में कोऑर्डिनेटर मैनर में किस तरह से काम होता है, ये हमें यहां समझना है। ये किस तरह एक साथ कोऑर्डिनेट होकर काम करती हैं। तो होता ये है बच्चों कि जो DNA आप इसके अंदर देख रहे हैं, जो क्रोमेटिन फाइबर जो है इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर, इस DNA का जो काम होता है वो ये होता है कि इसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन छुपी होती हैं इस बात की कि हमारी बॉडी में पाए जाने वाली जो प्रोटीन्स होती हैं, हमारी सेल्स जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करती हैं, अगर आपको ये बताया जाए कि भाई प्रोटीन जो होती है, अगर हम कहें कि भाई यहाँ एक कोई वेसाइकल है और इसके अंदर कोई प्रोटीन है, और आपको बताया जाए कि ये प्रोटीन एक अमीनो एसिड की चेन है। अमीनो एसिड एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, उनकी चेन होती है। जैसे बच्चों मोतियों की एक माला होती है, तो उसकी तरह जैसे मोतियों की एक माला में एक मोती क्या होता है, यूनिट होता है उसकी। तो यहाँ क्या है, प्रोटीन का जो यूनिट है वो अमीनो एसिड है, और प्रोटीन अमीनो एसिड की चेन की बनी होती है। अब इस प्रोटीन में कौन सा अमीनो एसिड किस जगह पर जुड़ता है, ये इंफॉर्मेशन DNA के पास छुपी होती है कोड की फॉर्म में। ठीक है बच्चों। तो DNA क्या करता है, DNA अपना कॉपी करके, उस इंफॉर्मेशन को कॉपी करके मैसेंजर की फॉर्म में, एक मैसेंजर की फॉर्म में न्यूक्लियस से बाहर निकाल देता है। सपोज करो ये वो मैसेंजर है, ठीक है, जिसको DNA ने भेजा है कॉपी करके अपनी इंफॉर्मेशंस को।
तो ये मैसेंजर जो होगा बच्चों, जो ये राइबोसोम्स के पास जाएगा। किसके पास? राइबोसोम्स के। राइबोसोम्स कहाँ अटैच हो रखे हैं? ईआर की मेम्ब्रेन पर अटैच हैं बाहर। तो ये मैसेंजर जो है, इस मैसेंजर को बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, है ना बच्चों। तो ये मैसेंजर एक कोडेड लैंग्वेज है इसके अंदर जो डीएनए ने भेजी, क्योंकि डीएनए तो देखो बाहर नहीं आ सकता है। तो डीएनए ने क्या किया है, अपने अंदर छुपी हुई इंफॉर्मेशन को एक अपनी कॉपी बना के मैसेंजर के थ्रू बाहर भेज दी है। तो ये कॉपी जाएगी किसके पास? राइबोसोम के पास, है ना। When ribosomes are found attached to the surface of एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमने यहाँ बना के दिखाया है अलग से। तो राइबोसोम क्या करता है बच्चों, इसको पकड़ लेता है ऐसे, और फिर आप ये समझिएगा कि राइबोसोम क्या करता है, यहाँ पर अटैच है तो ये क्या बनाता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। यानी ये एक, अगर हम यहाँ दिखाएं तो ये चेन, ऐसे एक चेन ऑफ एमिनो एसिड का फॉर्मेशन कर देगा राइबोसोम ना। और वो जो चेन ऑफ एमिनो एसिड होगी जो कि सिंपल प्रोटीन बनेगी, फिर वो प्रोटीन कहाँ चली जाती है? इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, यहाँ इस जगह को बोलते हैं ल्यूमेन, ल्यूमेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अंदर छुप जाती है प्रोटीन जाकर के, और छुपी हुई जो प्रोटीन होती है जब वो ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर से बाहर आती है, तो बाहर आने के बाद सपोज करो इसके अंदर से बाहर आ रही है, तो वो इस तरह की कुछ वेसाइकल्स बनाती है, थैलियां। क्योंकि प्रोटीनों को डायरेक्ट आप साइटोप्लाज्म में सेल के बाहर नहीं निकाल सकते हैं, वरना वो टूट जाएंगी। तो एक वेसाइकल, एक थैली बनाकर निकालते हैं, और थैली बनाकर निकालने का फायदा ये होता है ताकि वो बच जाए, खराब ना हो। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो प्रोटीन बंद करके भेजी है इस कवर में, ये कहाँ जाएगी, इसमें क्या होना है? तो क्योंकि बच्चों आपको पता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे जो एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, मेम्ब्रेन्स होती हैं, ये सभी मोस्टली प्रोटीनों के बने होते हैं। एंजाइम्स, हार्मोन, मेम्ब्रेन, प्रोटीन्स। अब हर एक की प्रोटीन अलग अलग होती है, तो उस प्रोटीन में अगर कुछ भी चेंज होना होता है, मान लो कि उसमें जरा सा भी परिवर्तन होना है, मॉडिफिकेशन होना है, सिंपल भाषा में उस प्रोटीन के साथ कुछ अटैच होना है, कुछ उस प्रोटीन से हटना है, कुछ लगना है, उस चेंज के लिए, उस परिवर्तन के लिए ये जो प्रोटीन होगी हमारी, ये वेसाइकल इस गोल्गी बॉडी के इस फेस पर आएगी, जिसको हम कहते हैं सिस फेस। क्या कहते हैं? सिस फेस, है ना। यहां आएगी, फिर गोल्गी बॉडी के अंदर ही जाएगी। यहाँ कुछ एंजाइम्स होते हैं जो इस प्रोटीन में, जो हमारी बनी हुई रॉ मटेरियल है प्रोटीन का, जो इस प्रोटीन के अंदर कुछ चेंजेस लाएगी, कुछ मॉडिफिकेशन लाएगी, कुछ परिवर्तन लाएगी, जिसके कारण वो एंजाइम बनेगी, या फिर वो हार्मोन बनेगी, या फिर वो किसी मेम्ब्रेन की प्रोटीन बनेगी, है ना, मेम्ब्रेन प्रोटीन बनेगी, या फिर जहां भी रिक्वायरमेंट होती है उस प्रोटीन की स्ट्रक्चर जो भी होनी होती है फाइनली रॉ मटेरियल के बाद, वैसी प्रोटीन बनकर आएगी। कहां से? गोल्गी बॉडी के बाहर। तो गोल्गी बॉडी क्या करती है, फाइनली अपने दूसरे फेस से, दूसरी तरफ से एक मैच्योर वेसाइकल बनाती है, जिसके अंदर मैच्योर प्रोटीन होती है। इसके अंदर कैसी प्रोटीन है बच्चों? मैच्योर प्रोटीन है। जो मैच्योर प्रोटीन कहाँ जाएगी? अब अगर ये प्रोटीन जो मैच्योर होके निकली है, किसके पास से? गोल्गी बॉडी के पास से। या तो ये इसी सेल में रहेगी, अगर इसी सेल को रिक्वायरमेंट है तो ये सेल रख लेगी, या फिर बच्चों ये सेल से बाहर निकाल दी जाती है सिक्रीशन करके। तो गोल्गी बॉडी का काम क्या हुआ? सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन। गोल्गी बॉडी का काम हुआ सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन, है ना बच्चों। तो गोल्गी बॉडी क्या करती है? मॉडिफिकेशन प्रोटीन। अगर मान लो कि इस प्रोटीन के साथ जो यहां से आई थी इधर से, अगर उसके साथ कोई कार्बोहाइड्रेट जोड़ना है थोड़ा सा, या उसको प्रोटीन को लिपिड के साथ जोड़ना है, तो वो कौन करता है? गोल्गी बॉडी करती है। यानी जो भी चेंज होता है गोल्गी बॉडी का काम होता है। फिर एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे साइटोप्लाज्म में पड़ी होती है, जिसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बच्चों इसका काम क्या होता है? ये लिपिड यानी फैट, लिपिड यानी फैट के फॉर्मेशन में हेल्प करती है ना बच्चों। उसके बाद ये भी क्या करती है? उस लिपिड को बना करके कहाँ भेजेगी? यहीं गोल्गी बॉडी के पास भेजेगी, है ना, उस फैट को बना करके। और ये गोल्गी बॉडी उसको प्रोटीन के साथ जोड़ेगी या फिर उसमें मॉडिफिकेशन करेगी। इसका वही काम है, मॉडिफिकेशन करना।
है ना। तो एक काम इसका SCR का ये होता है, लीवर सेल्स में मिलती है, तो ये वहां क्या करती है, लीवर सेल में जो चीजें लीवर सेल से बाहर निकालनी होती हैं, डिटॉक्सिफाई करनी होती है, यानी जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो जहर होते हैं, उनको ये वेसाइकल्स में बंद करके बाहर भेज देती है सेल से, है ना। तो डिटॉक्सिफिकेशन का काम लीवर सेल में कौन करती है, SCR करती है, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस तरह से कुछ प्रोसेस होता है। बाकी चलिए हम अपनी वीडियो में डिस्कस करते हैं आगे, 1 to 1 आपको समझाया जाएगा क्या होता है। ठीक है बच्चों। तो जैसा कि आपने देखा कि गोल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच में कितना कनेक्शन है, कैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है, प्रोटीन बनवाती है, उनके साथ राइबोसोम जुड़े होते हैं और राइबोसोम का फंक्शन आपने देखा। तो वही हम एक एक करके यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, उसके बारे में नोट्स की फॉर्म में और आपको समझाते हैं। तो चलिए देखते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है बच्चों, वो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन जो होती है, हमने आपको बताया अभी कि भाई न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के बिल्कुल बाहर जो ऐसे लाइन करके आप देख रहे हैं, ये जो ट्यूब्यूल्स टाइप के, वेसाइकल्स टाइप की जो स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसकी खास बात है कि अगर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ जुड़ी हुई है बाहर यहाँ वाली, तो इसके पास राइबोसोम्स होते हैं। और जो मैंने आपको बताया कि भाई वो वाली जो कि साइटोप्लाज्म में अलग से पड़ी रहती है, उसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो वहाँ दोनों के फंक्शन भी हमने देखे, एक बार यहाँ भी देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर का जो कंपार्टमेंट है उसको ल्यूमेन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और ये जो ट्यूब पूरा होती है इसको बोलते हैं सिस्टर्नी। आप देख सकते हैं क्या है, सिस्टर्नी। और इस तरह की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर राइबोसोम मिलते हैं उसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर जुड़ी होती है। ठीक है, लिखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विच रन थ्रू द साइटोप्लाज्म। एंड सिस्टर्नी जो इसकी ट्यूब्स होती हैं, सिस्टर्नी आर स्पेशियस विद इन द फोल्ड्स ऑफ द ER मेम्ब्रेन and it is connected to both the outer nuclear membrane as well as cell membrane। तो ये सेल मेम्ब्रेन से भी कनेक्ट रहती है और बाहर न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से भी कनेक्ट रहती है। The membrane has the same structure as the plasma membrane। मेम्ब्रेन भाई किसी की भी हो, मेम्ब्रेन चाहे इसकी हो, मेम्ब्रेन चाहे माइटोकॉन्ड्रिया की हो, मेम्ब्रेन चाहे क्लोरोप्लास्ट की हो, तो किसी की मेम्ब्रेन होगी तो उसकी स्ट्रक्चर वही होती है, लिपिड की और प्रोटीन की बनी हुई होती है, जैसा आपको पहली वीडियो में समझाया गया था। नेक्स्ट हम देख सकते हैं दो तरह की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, जिसमें कि एक स्मूथ है और दूसरी रफ है, यानी जिसकी सरफेस पर मिलते हैं राइबोसोम उसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसकी सरफेस पर नहीं मिलते हैं उसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देख सकते हैं रफ ER यानी कि RER, it is lined with ribosome and is rough in appearance, hence named as RER or rough endoplasmic reticulum. And a smooth endoplasmic reticulum, and it contains no ribosomes and hence is smooth in appearance and it helps in the lipid and steroid synthesis। तो ये हमने बताया आपको कि ये लिपिड और फैट की सिंथेसिस करती है, जबकि इसके साथ RER के साथ राइबोसोम जुड़े होते हैं तो वो प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, फंक्शंस हम देख सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, क्योंकि फंक्शन इसके अपने पर्सनल फंक्शन तो कुछ नहीं है, फंक्शन में इसके आएगा मेन फंक्शन, क्योंकि इसके साथ क्या जुड़े रहते हैं राइबोसोम, तो राइबोसोम का फंक्शन ही मेन होता है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन इंट्रासेलुलर एंड इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। इट इज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द सेल, इट ट्रांसपोर्ट केमिकल बिटवीन सेल एंड द विद इन द सेल। तो ये क्या करती है कि जो कुछ भी प्रोटीन इसके पास बनती है उसको ये क्या करती है, वेसाइकल्स में बंद करके या तो सेल को ही दे देती है या फिर सेल के बाहर वाले एनवायरनमेंट के लिए भेज देती है। सेल के बाहर दूसरी सेल को चाहिए होते तो वहाँ ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, तो ये वेसाइकल्स में बंद करके ट्रांसपोर्ट करती है, तो इसलिए इसका काम क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट करने का हुआ। एंड इट प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया फॉर द वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रिएक्शंस। तो इसके जो सरफेस एरिया है ये बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को काम करने के लिए जगह देता है, क्योंकि इसकी मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स हैं और प्रोटीन जो है कई तरह की मेटाबॉलिक रिएक्शंस में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है RER इज अ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। एज यू ऑल नो, जैसा आपको पढ़ाया है अभी कि भाई राइबोसोम जो होते हैं, राइबोसोम का काम है प्रोटीन का फॉर्मेशन करना, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि भाई RER का काम भी क्या है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। नेक्स्ट है SCR हेल्प इन लिपिड सिंथेसिस। तो जो आपको बताया गया SCR का काम होता है फैट की सिंथेसिस करना। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि SCR इन लीवर सेल्स
हेल्प इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी ड्रग्स एंड पॉइजन्स। तो आपको पता है कि भाई SCR जो होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है, वो क्या करती है, वो लीवर सेल्स में ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। तो जब हमारा जो फूड होता है वो खाना खाने के बाद, एब्जॉर्प्शन के बाद फूड आपकी जो इंटेस्टाइन है वहाँ से लीवर को जाता है, तो वहाँ की जो सेल्स होती हैं उनमें बहुत इस तरह के मेटाबॉलिज्म होते हैं जो टॉक्सिन्स क्रिएट करते हैं। तो SCR क्या करती है, SCR उन टॉक्सिन्स को वेसाइकल में बंद करके बाहर निकाल देती है। ठीक है बच्चों, तो डिटॉक्सिफिकेशन का काम किसका होता है, SCR का काम होता है। नेक्स्ट है प्रोटीन्स एंड लिपिड सिंथेसाइज ऑन ER आर यूज फॉर मेकिंग सेल मेम्ब्रेन एंड द प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो आपको जैसे पहली वीडियो में पढ़ाया था हमने कि भाई जो आपकी मेम्ब्रेन होती है वह मेम्ब्रेन आपकी किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो वो लिपिड और प्रोटीन, लिपिड कहाँ सिंथेसाइज होते हैं, SCR में, और वो भाई प्रोटीन कहाँ बनती हैं, वो RER में बनती हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो मेम्ब्रेन की बायोजेनेसिस है वो कौन करती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट है द राइबोसोम विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग। तो आपको पता है कि राइबोसोम जितने भी होते हैं उनका काम क्या होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं कि द मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन्स आर देन सेंट टू वेरियस प्लेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन द नीड यूजिंग द ER। तो आपको ये पता है कि भाई ER क्या करती है, उन प्रोटीनों को वेसाइकल्स में बंद करती है और गोल्गी बॉडी को देती है। फिर गोल्गी बॉडी उनमें जो भी मॉडिफिकेशन करना होता है वो करती है। उसके बाद उन प्रोटीनों को बॉडी सेल से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये मेन कुछ फंक्शन है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है मेम्ब्रेन का बायोजेनेसिस, और दूसरा फंक्शन है प्रोटीन का फॉर्मेशन, और SCR का फंक्शन है लिपिड की सिंथेसिस और डिटॉक्सिफिकेशन, है ना। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है गोल्गी बॉडी। तो गोल्गी बॉडी बच्चों, जैसे कि आपने देखा कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बिल्कुल बाहर जहां एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसी के बाहर एक अलग से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जिसको कहते हैं गोल्गी बॉडी। उसका काम आपको बताया गया है कि उसका काम होता है जो RER से बनकर या SCR से बनकर जो लिपिड और प्रोटीन आते हैं उनमें कुछ परिवर्तन करना, थोड़ा सा उनके अंदर चेंज करना, वो गोल्गी बॉडी का काम है। ठीक है बच्चों, तो गोल्गी बॉडी की जो डिस्कवरी करी थी वो करी थी किसने, कैमिलो गोल्जी ने। ठीक है, तो कैमिलो गोल्जी पूछ लेते हैं आपसे कि किसने करी थी डिस्कवरी। NCERT में दिया है तो आप याद रखेंगे कि कैमिलो गोल्जी ने वही गोल्गी बॉडी की डिस्कवरी करी थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस डायग्राम में कि इसका एक ट्रांस फेस है जैसा आपको बताया, दूसरा फेस इसका सिस फेस है। इसमें क्या हो रहा है कि भाई जो इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसाइकल्स हैं जो कहाँ से आई हैं, जो RER से आई हैं, वो यहाँ इसके सिस फेस से अटैच होती हैं। फिर इसके अंदर से जो इसकी ट्यूब्यूल, जो इसकी सिस्टर्नी टाइप की स्ट्रक्चर है, ट्यूब जैसी, इनके अंदर से आते हैं। यहाँ बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। वो एंजाइम्स क्या करते हैं बच्चों, उनमें मॉडिफिकेशन करते हैं, और मॉडिफिकेशन के बाद वो जो प्रोटीन होती है, वो जो प्रोटीन वेसाइकल में बंद थी, वो यहाँ इसके दूसरे एंड से ट्रांसफेस से बाहर निकल जाती है। अब वो वेसाइकल, अगर वो प्रोटीन सेल को चाहिए तो सेल ही रखेगी, अगर वो प्रोटीन सेल से बाहर जानी होगी तो सेल उसको क्या करेगी, यहाँ से एक्सोसाइटोसिस करके बाहर निकाल देती है। तो स्ट्रक्चर में इसकी भी ऐसा ही होता है जैसे कि आपने RER की स्ट्रक्चर पढ़ी है, SCR की स्ट्रक्चर देखी है। उसमें क्या होगा कि गोल्गी बॉडी कंसिस्ट ऑफ स्मूथ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिस्टर्नी। तो वहाँ भी सिस्टर्नी होती हैं, यहाँ भी सिस्टर्नी होती है। एंड द सिस्टर्नी आर स्टैक्ड टुगेदर प्लेस ऑन अबव वन अनदर इन ए पैरेलल रो। तो आप देख सकते हैं एक दूसरे के पैरेलल लगी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज ए फ्रीक्वेंट सराउंडेड बाय वेसाइकल्स व्हिच आर डिस्चार्ज फ्रॉम द सिस्टर्नी। तो यहाँ देख सकते हैं इसके चारों तरफ जो वेसाइकल्स हैं वो यहीं से, सिस्टर्नी से ही डिस्चार्ज हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है मेम्ब्रेन गोल्गी बॉडी की जो है वो ER के साथ कनेक्शन रखती है, ठीक है, जिससे कि उनका दोनों का आपस का चल सके। भाई मतलब RER कुछ उसको भेजेगी या फिर जल्दी नजदीक होगा, मतलब RER के पास रहेगी तो जल्दी से चीजें इसके पास पहुंच जाएंगी, है ना। और RER वेसाइकल्स में बंद करके इसलिए भेजती है कि भाई आपका जो साइटोप्लाज्म है उसकी जो pH है या फिर वहाँ कुछ एंजाइम्स होते हैं वो आपके प्रोटीन को ना तोड़ दें। तो इसलिए क्या होता है कि आराम से थैलियों में बंद करके भेजते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द गोल्गी apparatus receive vesicles from ER on its convex or cis face. From elaboration of their contents, they are then dispatched to intracellular and extracellular targets through vesicles that develop on the sides as well as maturing convex or transface of the apparatus. यानी कि
गोल्गी एपरेटस के सिस फेस पर जो प्रोटीनें आती हैं वो ER से आती हैं, उसके बाद वो कहाँ पहुँच जाती हैं, ट्रांस फेस पर पहुँच जाती हैं। इनमें बीच में जो भी मॉडिफिकेशन होता है वो कर दिया जाता है और फिर ये प्रोटीनें सेल से बाहर भेज दी जाती हैं या फिर सेल के अंदर रख ली जाती हैं। तो कुछ फंक्शंस हैं, हम गोल्गी बॉडी के फंक्शंस देख लेते हैं। पहला फंक्शन है इट इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस एंड रिपेयर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन की रिपेयर में हेल्प करती है क्योंकि ये प्रोटीन भेजती है। इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। तो आपको लाइसोसोम अगली वीडियो में पढ़ाया जाएगा बच्चों, लाइसोसोम क्या होता है। अब आप समझिए कि लाइसोसोम एक वेसाइकल ही होती है जिसके अंदर कुछ एंजाइम्स भरे होते हैं। तो वो एंजाइम्स कहाँ से आएंगे, क्योंकि एंजाइम प्रोटीनों के बने होते हैं। अब एंजाइम जब प्रोटीनों के बने होते हैं तो फिर वो बनाए जाएंगे RER से और गोल्गी बॉडी से मॉडिफाई होकर निकलते हैं और वो लाइसोसोम बना लेते हैं। यानी कि लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं और वो थैली जो होती है, वो साइकिल जो होती है, वो कहाँ से बन के निकलेगी, गोल्गी बॉडी से। तो इसलिए कहते हैं कि भाई गोल्गी बॉडी लाइसोसोम का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सिक्रीशन इज द मेजर फंक्शन ऑफ द गोल्गी एपरेटस। भाई हमने कहा है कि सारे हार्मोन और सारे एंजाइम मोस्टली जो होते हैं प्रोटीनों के बने होते हैं या फिर फैट के बने होते हैं। तो वो बनने के बाद अगर वो SER से बने हैं तो भी, अगर RER से बने हैं तो भी वो पहले गोल्गी बॉडी के पास आएंगे। फिर गोल्गी बॉडी उसमें क्या करेगी, कुछ चेंज कर देगी और उस चेंज करने के बाद वो बाहर सिक्रीट कर दे जाते हैं। तो इसलिए जहाँ भी सिक्रीशन होता है तो यही कहा जाता है कि भाई गोल्गी बॉडी सिक्रीशन का काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस दैट आर सिक्रेटेड एंड एक्सक्रीटेड आर पैक्ड इन वेसिकल्स बाय गोल्गी बॉडी फॉर पैसेज टू द आउटसाइड। इट इज द सिक्रेटरी ऑर्गेनेली ऑफ द सेल। तो आपको बता दिया हमने, इसका काम है सिक्रेशन का, पैकिंग का और बाहर भेजने का या फिर सेल को ही देने का। नेक्स्ट है गोल्गी apparatus also takes part in the storage, modification and packaging of various biochemical products produced by different component of the cell। तो आपको बताया कि भाई ये मॉडिफिकेशन का मेन काम है, पैकेजिंग का इसका मेन काम है। तो आप ये ध्यान रखेंगे गोल्गी बॉडी का काम। तो इतना सा इंपॉर्टेंट काम है। तो ER और गोल्गी बॉडी का आपस का इंटर रिलेशन है। लाइसोसोम भी इससे अटैच है जो कि हम